दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों के लिए उनकी शिक्षा, चिकित्सा तथा उनके पालन पोषण हेतु समय समय पर अनेक योजनाएं शुरू की गई है। उनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है स्पॉन्सरशिप योजना। दोस्तों, आज हम इस योजना के विषय में विस्तार से बात करेंगे। यह योजना क्या है, इसमें कितना धनराशि प्राप्त होता है बच्चों को, इसमें पात्रता क्या है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसमें आवेदन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, अगर ऑफलाइन होता है तो वह डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा, कहाँ वह हार्ड कॉपी जमा करनी पड़ेगी। दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर इस योजना के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं योजना क्या है। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत 18 साल की उम्र तक के बच्चे को लाभान्वित किया जाएगा। यानी बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। वह बच्चा 1 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, 12 साल का भी हो सकता है, यानी 18 से कम उसकी उम्र हो। और एक माता पिता के इसमें अधिकतम 2 बच्चों को लाभान्वित किया जा सकता है। उनकी उम्र दोनों बच्चों की 18 साल से कम होनी चाहिए। अगर एक माता पिता को 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसमें 18 साल से कम उम्र के 2 बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं। अगर बात करें धनराशि की तो इसमें एक बच्चे को 4,000 रुपया प्रति महीना प्रदान किया जाएगा। अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों को 4-4 हजार रुपये इसमें प्रदान किए जाएंगे और कम से कम 1 साल तक प्रदान किए जाएंगे। और यह समय बढ़ भी सकता है, यानी 1 साल से ज़्यादा 2 साल 3 साल तक भी दोनों बच्चों को या एक बच्चे को पैसा प्राप्त होता रहेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं इसमें कौन कौन बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं। इसके लिए बहुत सी कैटेगरी है। यहाँ हम कुछ कैटेगरी के बच्चों के विषय में बात करेंगे जो लाभान्वित हो सकते हैं। यानी इनमें से कोई भी प्रकार का बच्चा अगर है तो वह लाभान्वित हो जाएगा। नंबर 1, बच्चा दिव्यांग हो। दोस्तों, कोई बच्चा जो दिव्यांग है, यानी सीएमओ द्वारा उसे दिव्यांग प्रमाण पत्र मिला है और उसमें दिव्यांगता 40% न्यूनतम है, यानी 40 से 100 के बीच है, वह बच्चा दिव्यांग माना जाएगा, बशर्ते उसकी उम्र 18 साल से कम हो तो वह यहाँ लाभान्वित हो जाएगा। नंबर 2, बच्चे का पिता दिव्यांग हो। दोस्तों, अगर कोई बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है लेकिन उसका पिता दिव्यांग है, पिता यानी उसकी दिव्यांगता 40 से 100 के बीच है, तो वह बच्चा भी इसमें लाभान्वित हो जाएगा। यानी दिव्यांग पिता के अधिकतम 2 बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं वह लाभान्वित हो जाएंगे। नंबर 3, बच्चे के पिता की मृत्यु हो गई हो। यानी बच्चा बिल्कुल ठीक है और उसके पिता की मृत्यु हो गई है तो वह बच्चा भी इसमें लाभान्वित हो जाएगा। यानी कोई विडो महिला है तो उसके अधिकतम 2 बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं वह इसमें लाभान्वित हो जाएंगे। नंबर 4, बच्चे का पिता जेल में सजा काट रहा हो। दोस्तों, अगर किसी बच्चे के पिता को जेल हो गई है और वह वहाँ सजा काट रहा है तो भी वह बच्चा लाभान्वित हो जाएंगे। यानी जेल में सजा काट रहे पिता के अधिकतम 2 बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं वह इसमें लाभान्वित हो जाएंगे। नंबर 5, बच्चा या बच्चे के पिता गंभीर असाध्य रोग से पीड़ित हो। दोस्तों, इसमें अगर बच्चा 18 साल से कम उम्र का है और कोई गंभीर असाध्य रोग है उसको, जैसे एड्स, कैंसर वगैरह कुछ इस तरीके के असाध्य रोग है, या बच्चे का पिता इन रोग से पीड़ित है तो भी वह बच्चा इसमें लाभान्वित हो जाएगा। नंबर 6, अन्य बच्चे। दोस्तों, इसमें कुछ अन्य श्रेणियां भी ली गई है, जैसे कोई बच्चा बाल भिक्षावर्ती, बाल वेश्यावर्ती या भीख मांगता हुआ पाया गया हो, बाल श्रम से पीड़ित हो, इत्यादि श्रेणी के बच्चे भी इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इसमें इस तरह ये बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं। अब इनके ऊपर कुछ शर्त भी लागू है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। नंबर 1, बच्चे की उम्र 18 साल से अधिक न हो, इसके ऊपर तो हम जिक्र कर चुके हैं। नंबर 2, 5 साल से बड़ा बच्चा स्कूल में अध्ययनरत हो। दोस्तों, अगर कोई 5 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा है उसका स्कूल में एडमिशन होना चाहिए, वह वहाँ पढ़ रहा हो, यह इसमें शर्त है। अगर 5 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है और बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं है वह लाभान्वित नहीं होगा, चाहे वह दिव्यांग बच्चा हो, किसी रोग से पीड़ित हो या किसी भी श्रेणी का बच्चा हो, उसका स्कूल में एडमिशन होना जरूरी है। अगर 5 साल से कम उम्र का है उसके ऊपर यह शर्त लागू नहीं होती। नंबर 3, बच्चे के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में। दोस्तों, अगर बच्चे का परिवार गांव में रहता है तो वहाँ उस परिवार की वार्षिक आय 72,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और बच्चे का परिवार अगर शहरी क्षेत्र में रहता है तो 92,000 रुपये से ज़्यादा उसकी वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय का मतलब है बच्चे के पिता की वार्षिक आय। अगर बच्चे का पिता जीवित है तो वहाँ बच्चे के पिता
कि आय से मतलब परिवार की आय से होगा, और बच्चे के पिता की अगर मृत्यु हो गई है यानी विडो महिला के बच्चे हैं तो वहाँ विडो महिला को अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, यानी वहाँ उस स्थिति में विडो की आय ही परिवार की वार्षिक आय होगी। और दोस्तों यहाँ एक कंडीशन और है, माता पिता दोनों की मृत्यु। अगर माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो उस स्थिति में आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाना पड़ेगा और आय की सीमा वहाँ लागू नहीं होगी। दोस्तों इस तरीके से जो श्रेणियां हैं बच्चों की, उनके ऊपर ये शर्त भी लागू होती है, तभी बच्चे के द्वारा आवेदन हो सकता है। अब बात करते हैं, ये दो चीज़ें हो चुकी, आवश्यक डॉक्यूमेंट। इसमें आवेदन करने के लिए इन बच्चों को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे देखते हैं दोस्तों। बच्चे का आधार कार्ड, यहाँ जो बच्चा है उसका आधार कार्ड होना यहाँ जरूरी है, और इसके साथ साथ अगर आधार कार्ड के साथ साथ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी है तो भी आप उसमें आवेदन करते समय लगा दीजिए। हालांकि अनिवार्य नहीं है, यहाँ बच्चे का आधार कार्ड बना है तो ठीक है, और जन्म प्रमाण पत्र अगर बच्चे का है तो वो भी इसमें आप लगा सकते हैं। नंबर 2, बच्चे के माता पिता के आधार कार्ड। दोस्तों बच्चे के माता पिता के आधार कार्ड भी यहाँ लगेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है बच्चे के पिता की मृत्यु हो गई हो तो फिर माता का यहाँ आधार कार्ड लगेगा। और दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो फिर यहाँ क्या होगा। दोस्तों यहाँ एक प्रक्रिया होती है, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। बच्चे के अगर माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो बच्चे के जो संबंधी हो गए, जैसे दादा दादी हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं, ताई और ताऊ हो सकते हैं, या और निकटतम कोई रिश्तेदार हो सकता है, तो उनको जो संबंधी है उन्हें बच्चों को गोद लेना पड़ेगा। गोद लेने की एक वैधानिक प्रक्रिया होती है, उससे गुजरना पड़ेगा। उसके लिए जो महिला कल्याण विभाग होता है, महिला कल्याण विभाग, जिले में एक महिला कल्याण विभाग होता है जिसके अधिकारी डीपीओ होते हैं, डीपीओ जिला प्रोबेशन अधिकारी। वहाँ एक कमेटी होती है CWC, डीपीओ के अंतर्गत वह कार्य करती है। इसको बोलते हैं बाल कल्याण समिति। इस बाल कल्याण समिति के सामने बच्चे के जो संबंधी है, बच्चों को लेकर उस समिति के सामने जाना होगा और वहाँ गोद लेने की वैधानिक प्रक्रिया होगी। फॉर्म वगैरह भराए जाते हैं, कुछ औपचारिकताएं होती है, और वह समिति एक प्रमाण पत्र उन संरक्षक को दे देती है और बच्चों का संरक्षक घोषित कर दिया जाता है जो बच्चे के निकटतम संबंधी होते हैं। दोस्तों यह प्रक्रिया करनी पड़ती है। कुछ ऐसी स्थिति आती है कि बच्चे अनाथ होते हैं तो फिर यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, और यह प्रक्रिया जब अपना ली जाती है तो वह प्रमाण पत्र भी एक डॉक्यूमेंट के रूप में यहाँ लगेगा। संरक्षक का प्रमाण पत्र जो CWC ने दिया था वह यहाँ लगेगा, और जो संरक्षक है उनके आधार कार्ड भी यहाँ लगाए जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं बच्चे का अभिभावक के साथ जॉइंट पासपोर्ट साइज फोटो। यहाँ बच्चे के अभिभावक से मतलब है, अगर बच्चे का पिता जीवित है तो यहाँ अभिभावक पिता हो जाएगा। अगर पिता की मृत्यु हो गई है तो अभिभावक माता हो जाएगी, और अगर बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो अभिभावक यहाँ संरक्षक होगा। जो संरक्षक यहाँ ऊपर बनाए गए हैं वह संरक्षक यहाँ अभिभावक होगा। तो अभिभावक के साथ बच्चे का जॉइंट फोटो होगा, यानी पासपोर्ट साइज फोटो होगा बच्चे के साथ, और वह फॉर्म में लगाया जाता है। और यह फोटो कैसा दिखता है आप देख सकते हैं। नंबर 4, दिव्यांग प्रमाण पत्र। दोस्तों अगर बच्चा दिव्यांग है या बच्चे का पिता दिव्यांग है तो यहाँ दिव्यांग प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। दिव्यांग प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं, यह ऑनलाइन प्रकार का दिव्यांग प्रमाण पत्र बनने लगे हैं। हाथ की लिखाई वाला जो मैनुअली होता है वह भी आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन वाला लगाते हैं तो बेटर है। और एक दिव्यांगजनों को UDID कार्ड भी अब बनने लगा। अगर इसमें UDID कार्ड भी आप लगा देते हैं दिव्यांगता की स्थिति में तो बहुत ही बेहतर है। फिर मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर बच्चे के पिता की मृत्यु हो गई है, वह कैटेगरी भी इसमें होती है, तो वहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र बच्चे के पिता का इसमें लगेगा। और अगर बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है और अभिभावक के रूप में संरक्षक घोषित किया गया है CWC में, तो फिर माता पिता दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, और साथ में जो वो प्रमाण पत्र था संरक्षक वाला वह भी यहाँ दोस्तों आवश्यक होगा। उस स्थिति में जेल अधीक्षक की संस्तुति। दोस्तों अगर किसी बच्चे का पिता जेल में है और सजा काट रहा है तो जो जेल अधीक्षक होंगे वह इस चीज़ को प्रमाणित करके देंगे और वह यहाँ उस कंडीशन में लगेगा।
अथवा चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति। दोस्तों एक कैटेगरी मैंने आपको वही बताई थी कि बच्चा या बच्चे का पिता गंभीर असाध्य रोग से पीड़ित है, तो जो चिकित्सा अधिकारी होंगे, सरकारी डॉक्टर होंगे, उनकी संस्तुति, उनके द्वारा प्रमाणित इस चीज़ को किया जाएगा और वह प्रमाण पत्र यहाँ आवश्यक होगा। नंबर 5 आय प्रमाण पत्र। दोस्तों आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र इस तरीके का होता है। तहसीलदार या जिलाधिकारी द्वारा यह ऑनलाइन प्रकार का आय प्रमाण पत्र निर्गत होता है, वह इसमें लगता है और इसमें जारी करने का दिनांक देख सकते हैं 3 साल से अधिक पुराना यह नहीं होना चाहिए। नंबर 6, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे का स्कूल में अध्ययनरत होने का हेडमास्टर या प्रिंसिपल। दोस्तों इसमें मैंने आपको बताई थी जो 5 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा है वह स्कूल में उसका एडमिशन होना चाहिए और उसके लिए जो स्कूल के हेडमास्टर है या प्रिंसिपल है उनके पास जाना पड़ेगा और वहाँ से एक हेडमास्टर या प्रिंसिपल द्वारा एक प्रमाणित साक्ष्य लेना पड़ेगा कि यह बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है। वह क्या प्रारूप हो सकता है, एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक स्कूल है, आप देख सकते हैं इसको, और वहाँ के जो हेडमास्टर ने इसको प्रमाणित करके दिया है। प्रमाणित किया जाता है कि यह बच्चा यहाँ का निवासी है, इस बच्चे के पिता का यह नाम है, यह बच्चा इस क्लास में पढ़ रहा है, तो इस तरीके से बच्चे की जन्म तिथि ये है, बच्चे का एसआर नंबर या बच्चे का क्रम संख्या, उसमें बच्चे के स्कूल की तमाम जानकारी भरी जा सकती है। यानी प्रारूप आप देख सकते हैं, भाषा उसमें कुछ भी हो सकती है, उसमें हेडमास्टर को बताना पड़ेगा, वह अपने हिसाब से इसमें लिख देगा और इसमें बच्चे का फोटो भी लगाया जा सकता है और नीचे जो प्रिंसिपल और या हेडमास्टर है वह अपना साइन कर देगा, स्कूल की मोहर लगा देगा, अपनी मोहर लगा देगा। तो इस तरीके का एक साक्ष्य हो जाएगा कि बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। साक्ष्य के रूप में दोस्तों इसमें स्कूल में जब एडमिशन होता है, एडमिशन की स्लिप या जो फीस रसीद होती है वह भी इसमें आप लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके का प्रमाण पत्र हेडमास्टर से आप जरूर लिखवा लें, यह सबसे ऑथेंटिक होता है। नंबर 7, बच्चे का बैंक खाता। दोस्तों यहाँ बच्चे का बैंक खाता ही चाहिएगा, लेकिन आप यहाँ एक चीज़ कहेंगे कि 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका खाता कैसे खुलेगा। दोस्तों आरबीआई का नियम है कि 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनका डायरेक्ट खाता नहीं खुलता, क्योंकि बच्चा 10 साल से कम उम्र का अपना जो साइन करता है उसे भूल सकता है। तो ऐसे में जो बच्चे का पिता होता है, पिता की मृत्यु हो जाती है, तो जो बच्चे की माता होती है उसकी गार्जियनशिप में बच्चे का खाता खुल जाता है। एक किस्म से जॉइंट खाता ही होता है, बच्चे का जो पिता है वही उसका चालक होता है, वही पैसे का लेन देन करेगा, बस वो उसकी गार्जियनशिप में बच्चे का खाता खुल जाता है। और 10 साल से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनका खाता खुलने में कोई दिक्कत नहीं है, बैंक उनके खाते खोल देता है। दोस्तों इस तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे। अब बात करते हैं आवेदन कहाँ से प्राप्त करें। दोस्तों आवेदन आपको जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद में जिला प्रोबेशन अधिकारी होते हैं, उनके यहाँ से मिलेगा, क्योंकि इसमें ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा और वह यहाँ से प्राप्त होगा। जो डीपीओ होते हैं, इनको जिला प्रोबेशन अधिकारी को हम डीपीओ भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, जिला प्रोबेशन अधिकारी, इसको जिला परिवीक्षा अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो वीडो पेंशन देखते हैं अधिकारी, मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं, वीडो पेंशन वाले अधिकारी होते हैं जो वीडो पेंशन के संचालक होते हैं। अच्छा एक विशेष बात और है, जनपद में एक डीपीओ और होते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, जिसको हिंदी में बोलते हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी। जो आंगनवाड़ी वाले अधिकारी होते हैं वो भी डीपीओ होते हैं। तो कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस डीपीओ के पास जाना है। तो दोस्तों ध्यान रहे, इन डीपीओ के पास जाना है आपको। जो ये डीपीओ हैं कार्यक्रम अधिकारी, इनके पास नहीं जाना है, इनके कार्यालय में नहीं जाना है, इन वालों के यहाँ जाना है और आपको वहाँ से 3 पेज का फॉर्म होता है वह मिल जाएगा। वैसे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ मैंने पीडीएफ दी है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वह भी माना जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको फार्म को ले सकते हैं। यह इस तरीके का फॉर्म होता है, आप देख सकते हैं 2-3 पेज का यह दोस्तों फॉर्म होता है। अब बात करेंगे आवेदन कैसे करें। आवेदन कैसे करें बारी बारी से हम इसमें देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले बच्चे के साथ संरक्षक का नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो मैंने बताया था वह फ़ोटो इसमें चस्पा होगा। इस तरीके से यहाँ साइड में फ़ोटो चस्पा हो जाएगा। अगर 2 बच्चे हैं तो 2 फॉर्म भरे जाएंगे, अलग अलग बच्चों का अलग अलग फॉर्म। यह बच्चे का पिता हो गया, यह बच्चा हो गया। और इसको प्रमाणित वगैरह नहीं करना होगा, सिंपल फ़ोटो चिपका देना होगा, यहाँ कोई साइन वगैरह कुछ नहीं करना होगा। अब फिर इसमें आगे देखते हैं नंबर 1, आवेदक का आधार नंबर। दोस्तों यहाँ आवेदक कौन होगा? अगर बच्चे का पिता जीवित है तो बच्चे का पिता यहाँ आवेदक होगा।
बच्चे के पिता की मृत्यु हो गई है तो जो माता है वह यहाँ आवेदक होगी। बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो उस स्थिति में बच्चे के जो संरक्षक है, जो संरक्षक घोषित किए गए CWC द्वारा, वह यहाँ आवेदक होगा। यानी बच्चे का दादा है, चाचा है, वह यहाँ आवेदक होगा। और जो आवेदक है दोस्तों, उसका यहाँ आधार नंबर लिखा जाएगा। बच्चे के पिता आगे आवेदक है तो, माता है तो, दादा है तो। फिर आवेदक का नाम लिखा जाएगा यहाँ। फिर मोबाइल नंबर। दोस्तों यहाँ मोबाइल नंबर आपको ऐसा लिखना होगा, जो परमानेंट मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज वगैरह भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, कार्यालय द्वारा फ़ोन भी किए जाएंगे, तो यहाँ एक स्थायी नंबर आप दीजिए। आवेदक का बच्चे के साथ संबंध दोस्तों देख सकते हैं। अगर आवेदक माता है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, पिता है तो, संरक्षक है तो, और स्वयं है तो। स्वयं वाला नहीं देखा जाएगा, यहाँ 3 ही इसमें दोस्तों आवेदक के साथ बच्चे का संबंध होगा। फिर बच्चे का आधार नंबर, यहाँ बच्चे का आधार नंबर लिख दिया जाएगा। बच्चे का हिंदी में नाम लिख दिया जाएगा, अंग्रेजी में नाम लिख दिया जाएगा। और जो बच्चे का आधार कार्ड में नाम है दोस्तों, उस तरीके से आप इसको लिखें। आधार कार्ड में या जन्म प्रमाण पत्र में नाम है, उसको उस हिसाब से यहाँ नाम लिखना होगा। फिर जन्म तिथि बच्चे की लिख देनी होगी, जन्म का स्थान, जिला लिख देना होगा। सामान्य सी चीज़ें हैं दोस्तों, आप इसको भर सकते हैं। माता का नाम लिख देंगे, माता की स्थिति, जीवित, मृतक, विधवा किस तरीके से हैं। अगर बच्चे की माता जीवित है, जीवित लिख देंगे, और मृतक है तो मृतक। दोस्तों इसको आप देख सकते हैं। मृत्यु की तिथि, अगर माता की मृत्यु हो जाती है तो उसका मृतक होने की स्थिति में उसका तिथि लिखेंगे, जो मृत्यु की तिथि है। पिता का भरेंगे इसमें डिटेल, पिता की स्थिति, जीवित है या पिता मृतक है वो भरेंगे इसमें। अगर जीवित है तो जीवित, मृतक है तो मृतक लिख देंगे। फिर मृत्यु की तिथि, यानी पिता की अगर मृत्यु हो गई है तो फिर मृत्यु का विवरण भरा जाएगा। फिर वैध संरक्षक का नाम। दोस्तों अगर पिता जीवित है तो वैध संरक्षक में पिता का नाम लिखा जाएगा। पिता की मृत्यु हो गई है, माता जीवित है तो वैध संरक्षक में माता का नाम लिखा जाएगा। और माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो जो वैध संरक्षक, जो गार्जियन है, जो संरक्षक है, जो CWC ने घोषित की हैं, उसका यहाँ विवरण लिखा जाएगा। फिर वैध संरक्षक की स्थिति इसमें लिखी जाएगी, जीवित, मृतक, ये आप इसमें दोस्तों लिख सकते हैं। फिर मृत्यु की तिथि, मृतक होने की स्थिति में लिखेंगे आप दोस्तों। वर्तमान संरक्षक का नाम, इसमें वर्तमान संरक्षक में पिता होगा। अगर पिता जीवित है, पिता जीवित नहीं है, माता जीवित है तो माता हो जाएगी। और अगर माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो वह जो CWC ने संरक्षक घोषित किए हैं वह इसमें हो जाएंगे। वर्तमान संरक्षक का बच्चे के साथ नाम, जो दोस्तों आवेदक है उसका संबंध हो जाएगा। और इसका वर्तमान संरक्षक का पूरा पता, जिसके संरक्षक में बच्चा है। अगर पिता के संरक्षक में है तो पिता का विवरण भरेंगे, माता के उसमें है तो माता के। बच्चे का किसी अन्य समान प्राकृतिक योजना से लाभ प्राप्त होने की स्थिति। दोस्तों इस तरह की कोई दूसरी योजना से बच्चा लाभान्वित तो नहीं हो रहा, उसका यहाँ विवरण भर देना होगा। अगर कोई ऐसी ही योजना से लाभान्वित हो रहा है तो फिर बच्चा यहाँ पात्र नहीं हो सकता, तो उस तरीके से यहाँ लिख देना होगा नहीं, अगर बच्चा कोई ऐसी योजना प्राप्त नहीं कर रहा है। बच्चे का स्थायी पता, नगर, ग्राम, जनपद, पिन कोड दोस्तों आप ये यहाँ भर दीजिए। और यहाँ माता पिता, वैध संरक्षक की आय। दोस्तों यहाँ जो आय प्रमाण पत्र बनवाया है उसकी डिटेल यहाँ भर देंगे कि कितनी वार्षिक आय है। बैंक खाते का विवरण, यहाँ जो बच्चे का जो आपने अकाउंट खुलवाया है, यहाँ खाता धारक का, यहाँ बच्चे का नाम होगा। खाता धारक का बच्चे के साथ संबंध, क्योंकि बच्चा स्वयं ही है तो यहाँ स्वयं लिखा जाएगा। बैंक का नाम, बैंक का शाखा पता, बच्चे का ही इसमें डिटेल आपको भरना है। माता पिता का खाता आप नहीं लगाएंगे। 10 साल से कम उम्र का बच्चा है तो गार्जियनशिप में खाता होगा। बैंक खाते का नाम, खाता संख्या, ये सब भर देंगे दोस्तों आप। अच्छा, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो खाता होगा बैंक खाता, उसका DBT, जिसको NPCI भी बोलते हैं, वो करा लीजिए। यानी आधार CDD इसमें बैंक खाता दीजिए, क्योंकि यह भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जॉइंट स्कीम है। तो इसमें भविष्य में ऐसा हो सकता है कि DBT युक्त खाता इसमें चाहिए। हालांकि अभी ऐसा नियम नहीं है, लेकिन आप इसमें DBT जरूर करा लीजिए बैंक खाते की। अगर DBT के बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, वहाँ देख सकते हैं DBT युक्त खाते कैसे होते हैं और कैसे कराए जाते हैं। बहुत आसान सी प्रक्रिया होती है, बैंक में अंगूठा लग जाता है, जब खाता खुलता है तो DBT युक्त खाता हो जाता है वो।
अच्छा, श्रेणी में आवेदन किया है। दोस्तों किस श्रेणी में आवेदन किया है? माँ विधवा है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, बच्चा अनाथ है, माता पिता की मृत्यु हो गई है तो इस पर कर दीजिए, असाध्य रोग से बच्चा पीड़ित है या इसमें से यहाँ कर दीजिए, माता पिता दोनों उनमें से कोई असाध्य रोग से ग्रसित है कर दीजिए, माता पिता आर्थिक शारीरिक। दोस्तों अगर बच्चे का पिता दिव्यांग है तो उस स्थिति में इस पर शारीरिक मानसिक रूप से बच्चे की देखभाल, यानी शारीरिक मानसिक रूप से बच्चे की देखभाल करने में कौन असमर्थ होते हैं? वह दिव्यांगता की स्थिति में होते हैं। तो यहाँ इस पर क्लिक कर दीजिए अगर बच्चे का पिता दिव्यांग है। इन कैटेगरी में से एक कैटेगरी पर क्लिक करना है। फिर अन्य बहुत सी इसमें दोस्तों कैटेगरी दी है। अगर बच्चा दिव्यांग है तो यहाँ इस पर टिक कर दीजिए, और बच्चे को HIV हो गया है, HIV से प्रभावित है तो कर दीजिए। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं इस तरह की ये कैटेगरी है, कैसे कैसे आपको इसमें क्लिक करना होगा। फिर यहाँ आवेदक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। बच्चे का पिता आवेदक है तो पिता के, माता है तो माता, अगर वह CWC वाले जो संरक्षक है उनके हो जाएंगे हस्ताक्षर। तो इस तरीके से यह फॉर्म भरा गया। नीचे इसमें लिखा है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसको दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। बस इतना काम आपको इसमें करना है। अब आगे बढ़ते हैं। हार्ड कॉपी कहाँ जमा कराएं? दोस्तों ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इनको स्वयं प्रमाणित आप कर दीजिए, और जो आवेदन आपने 3 पेज का आवेदन किया वह उसका पूरा फाइल बना लीजिए, और इसको आपको जिला प्रोबेशन अधिकारी यानी DPO कार्यालय में इसको जमा करना होगा। दोस्तों यहाँ इसको जमा कराना है, यहाँ नहीं कराना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना है। दोस्तों इसमें एक बात ये भी हो सकती है, कभी कभार ऐसी भी स्थिति हो सकती है महिला कल्याण विभाग में DPO कार्यालय में जब आप इसको जमा कराने जाए तो आपको कहा जा सकता है कि इसको प्रमाणित करा के लाओ, क्योंकि दोस्तों इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं उनको BDO फॉर्म को सत्यापित करते हैं, और जो शहरी क्षेत्र के बच्चे होते हैं उनके फॉर्म को SDM सत्यापित करेंगे, यानी जांच करेंगे। इसमें होता क्या है दोस्तों, जब ये फॉर्म आप DPO कार्यालय में जमा कर देते हैं तो DPO के यहाँ से जो ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी है उनके फॉर्म BDO को फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, और BDO अपने जो ग्राम सचिव होते हैं उनके माध्यम से वेरीफाई कराते हैं कि जो फॉर्म में जो जानकारी दी गई है, मानकर चलिए कोई विडो महिला है, वह विडो है, कहीं उसने दूसरी शादी तो नहीं करा ली, बच्चा जो आधार कार्ड दिया है उसी पते पर रहता है या नहीं, और उसमें तरह तरह का भौतिक सत्यापन जो भी उसमें जानकारी भरी गई है BDO कराते हैं। और जो SDM है पटवारी के माध्यम से यानी लेखपाल के माध्यम से सत्यापन कराते हैं हर चीज़ का, कि कहीं कोई उसमें गलत सूचना तो फॉर्म में नहीं दी गई, कोई प्रमाण पत्र गलत तरीके से तो नहीं लगाया गया। उसमें तरह तरह की जांच की जाती है BDO SDM द्वारा, और फिर जांच होने के बाद BDO उस जो भी आवेदन थे DPO को भेज देते हैं, और SDM भी DPO को भेज देते हैं, और फिर उन जो आवेदन होते हैं उनको स्वीकृत कर लिया जाता है और पैसा प्राप्त होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें कभी कभी दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि DPO कार्यालय में आप जाए और आपको कह दिया जाए कि अपने इसको BDO से SDM से प्रमाणित करा के लाओ, तो उस स्थिति में आपको BDO कार्यालय में SDM कार्यालय में जाना होगा, वहाँ फॉर्म जमा कर देना होगा, और फिर BDO कार्यालय में SDM कार्यालय में कुछ दिन बाद आप चले जाइए, उसको प्रमाणित करके आपको दे दिया जाएगा, और फिर उस फॉर्म को जो SDM और BDO उस फॉर्म में साइन कर देंगे, प्रमाणित कर देंगे, आप बाद में उसको DPO कार्यालय में आकर जमा करा दीजिए। वैसे इसमें अक्सर ऐसा नहीं होता, आपका फॉर्म डायरेक्ट ही वह स्वीकार कर लेंगे और उसको प्रमाणित खुद ही करा लेंगे, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि खुद आपको BDO कार्यालय या SDM कार्यालय में जाना पड़े, तो आप उस चीज़ को देख लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपका फॉर्म भरा गया, और अन्य कोई इस योजना के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो मेरा WhatsApp नंबर है, इस पर मुझसे चर्चा कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तरह तरह की वीडियो है इससे संबंधित, जैसे दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर किसी का नहीं है कैसे बनेगा, वो नीचे वीडियो दी है। आय प्रमाण पत्र के विषय में भी नीचे वीडियो है, तरह तरह की वीडियो है, वो भी देख सकते हैं, और जिसका शासनादेश है वह भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो भी देख सकते हैं। बाकी अन्य कोई बात हो तो आप मुझसे पूछिए।